नमस्कार, मैं हेमलता, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर सेक्टर 51 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 इतिहास के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। किसान, राजा, नगर, राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इस पाठ के अंतर्गत हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 बीसी से 600 एडी। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। उत्तर भारत, दक्कन, पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जेम्स प्रिंसेप और पियदस्सी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। सबसे आरंभिक अभिलेखों एवं सिक्कों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। पहले प्रिंसेप ने इसकी पहचान सिंघल के राजा तिस्स से की, परंतु बौद्ध ग्रंथों, दीपवंश एवं महावंश के अध्ययन से यह पता चला कि पियदस्सी की उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। चित्र में आप सबसे बाईं ओर जेम्स प्रिंसेप महोदय को देख रहे हैं, जबकि दाहिनी ओर ब्राह्मी लिपि एवं नीचे खरोष्ठी लिपि के कुछ अभिलेख प्रदर्शित हैं। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियां निर्मित करने में विभिन्न भाषाओं में लिखे ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों का प्रयोग किया। प्रारंभिक राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाली काल माना जाता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। लोहे के प्रयोग ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न किया। इससे स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हुई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के विकास ने विकास को तेज गति प्रदान की। छोटे छोटे जनों का स्थान महाजनपदों एवं राज्यों ने ले लिया। सिक्कों का निर्माण एवं नए धर्म एवं संप्रदायों की स्थापना हुई। महाजनपद। महाजनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल, जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। तत्कालीन समय में लोहे के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के घरेलू प्रयोग के बर्तन या कृषि का हल और सामरिक दृष्टि से हथियार बनाए गए। जिस राज्य के पास लोहे के ज़्यादा भंडार थे, उस राज्य ने आगे बढ़ने में सफलता हासिल की। सिक्के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं। ये सिक्के धातु के टुकड़े पर ठप्पा लगाकर बनाए गए। आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर कौशल महाजनपद का सिक्का प्रदर्शित है, जो कि किसी प्रकार के ऐसे ही धातु के टुकड़े पर ठप्पा लगाकर बना दिया गया है। नीचे तक्षशिला महाजनपद का सिक्का है, जो कि एक चपटी धातु पर मोहर लगाकर बनाया गया है।
इसी के साथ नए धर्म और संप्रदाय, खास तौर पे बौद्ध और जैन धर्म इस समय अस्तित्व में आए। आज भी भारत में इन दोनों धर्मों का लोग पाए जाते हैं और बौद्ध धर्म तो विदेशों में भी प्रचलित है। राज्य व्यवस्था। दो महाजनपदों में दो प्रकार की राज्य व्यवस्था प्रचलित थी। गणराज्य, जिसे ओलिगार्की या समूह शासन भी कहते थे। वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, ये जो है कुछ गणराज्य थे। गणराज्यों में शासन एक परिवार या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में होता था। कोई भी निर्णय गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से लिया जाता था। किसी भी विषय पर संस्थागार, जिसे कि वर्तमान संसद है, में विचार विमर्श चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। संस्थागार में रखा गया प्रस्ताव 3 बार दोहराया जाता था। मतदान अधिकारी अलग अलग रंग की शलाका या तीलियां सदस्यों को देते थे। मतदान के बाद ये शलाकाएं एकत्रित कर मतों की गणना की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध इसी प्रकार एक शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे और महावीर स्वामी भी गणराज्य से संबंधित थे। दूसरी प्रकार की व्यवस्था राजतंत्र थी, जिसके अंतर्गत एक वंशानुगत राजा शासन का प्रधान होता था और उसके पश्चात उसका पुत्र शासक बनता था। अब प्रश्न है कि ये राज्य एवं नगर कहाँ सघन रूप से बसे थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों की स्थिति है, जिसमें बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में सर्वाधिक महाजनपदों का विस्तार था और बहुत मुख्य नगर यहीं पर स्थित थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिसमें कि सबसे पहले अंग, जो कि बंगाल में था, इसकी राजधानी चंपा थी। तत्पश्चात मगध, जो कि वर्तमान बिहार में था, इसकी राजधानी पहले राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र थी। दूसरा वज्जी एक गणराज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल, जो कि तराई के क्षेत्र में वर्तमान नेपाल में पाया जाता था, इसकी राजधानी कुशीनगर थी। काशी, वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी वरुणा और असी नदियों के संगम पर बनी हुई वाराणसी नगरी थी। कौशल, जो कि तराई के क्षेत्र में था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशाम्बी या वत्स जनपद वर्तमान इलाहाबाद के आसपास स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी वर्तमान दक्षिणी बुंदेलखंड का हिस्सा था, इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। कुरु वर्तमान हरियाणा प्रदेश में स्थित था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, जो कि वर्तमान बरेली जनपद में स्थित है, इसकी राजधानी काम्पिल्य और अहिच्छत्र थी। सूरसेन वर्तमान मथुरा जनपद में स्थित था, इसकी राजधानी मथुरा नगरी थी। मत्स्य वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्थित है, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। सबसे दक्षिणतम महाजनपद अश्मक था, जिसकी राजधानी पोटन थी। इसके अलावा सुदूर उत्तर में कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजौरी थी, और उसके नीचे गांधार जनपद था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। चित्र में आप देख रहे हैं, सबसे बाईं ओर यह कौशाम्बी से प्राप्त अवशेष हैं, जो कि राजा उदयन की राजधानी थी। और राजा उदयन प्रसिद्ध वीणा वादक था, जिसने कि अवंती के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता को मोहित कर उससे विवाह किया था। यहाँ पर उदयन के राजप्रसाद और घोषिताराम नामक एक महाविहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात नीचे
तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी एवं यहीं पर शिक्षण कार्य भी किया था। विश्वविद्यालय के अवशेष इसके विस्तृत होने का प्रमाण देते हैं। इसके पश्चात तीसरे चित्र में आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा से प्राप्त बौद्ध स्तूप है। इस स्तूप से धातु गर्भ की मंजूषा भी प्राप्त हुई है। सबसे नीचे चौथे चित्र में श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी से प्राप्त अवशेष दिखाए गए हैं। यहाँ के राजा प्रसेनजित ने परिवार के सहित बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यहाँ पर जेतवन तथा पुव्वाराम नामक विहारों में बुद्ध ने सर्वाधिक बार निवास किया था। यहीं पर अंगुलिमाल नामक डाकू को बुद्ध के द्वारा अपना शिष्य बनाया गया था। अंगुलिमाल एक बहुत ही भयानक डाकू था, जो कि अपने शिकार के उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता था। श्रावस्ती में अंगुलिमाल गुफा नाम से कुछ खंडहर भी प्राप्त हुए हैं। महाजनपद राजधानियाँ। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कौशाम्बी, वैशाली, चंपा, वाराणसी, राजगीर आदि कुछ प्रमुख राजधानी नगर थे। दुर्ग। प्रत्येक राजधानी नगर में किला या दुर्ग होता था, जो शहर की सुरक्षा का कार्य भी करता था। ये किले सामान्य नगरजनों के साथ साथ राज परिवार के भी निवास स्थान थे। सेना। प्रत्येक महाजनपद की अपनी विशाल सेना होती थी। जनपदों में आपसी युद्ध होते रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर कृषक वर्ग को भी शामिल कर अस्थायी सेना निर्मित की जाती थी। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता के लिए विभिन्न राज कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे और इन्हें वेतन भी दिया जाता था। कर व्यवस्था। राजधानी नगरों की सुरक्षा, स्थायी सेना के रखरखाव हेतु धन की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूली जाती थी। राज्य व्यवस्था। गणतंत्र हो या राजतंत्र, सभी में सत्ता वंशानुगत शासक या व्यक्तियों के एक समूह में केंद्रित होती थी। क्षत्रिय शासक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे। इसमें शासकों सहित अन्य लोगों के लिए भी नियम लिखे गए। प्रायः यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। मगध की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। गंगा, यमुना एवं सहायक नदियों से घिरा मगध वर्तमान बिहार में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत सुरक्षित था। दक्षिण में विंध्य पर्वत इसकी सुरक्षा करता था, पूर्व में नदियों से सुरक्षित था और उत्तर में ये हिमालय पर्वत से सुरक्षित था। राजधानियाँ। मगध की प्रथम राजधानी राजगीर या गिरिव्रज चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। राजगीर का अर्थ ही होता है राजाओं का घर। इसके पश्चात इसकी दूसरी राजधानी उदयन के द्वारा गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बनाई गई, जो कि इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण आवागमन के लिए सुविधाजनक थी एवं सुरक्षित भी थी। शासक एवं उनकी नीतियाँ। बिंबिसार, अजातशत्रु, नंदवंश के शासक, इनकी नीतियाँ महत्वाकांक्षी एवं विस्तारवादी थीं। इन्होंने राज्यों का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ बनाया। अजातशत्रु ने लिच्छवी संघ को हराने के लिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे सामरिक अस्त्र भी बनवाए। लोहे और कोयले के भंडार। भारत का यह क्षेत्र लोहे व कोयले की खदानों से समृद्ध है। लोहे के हथियारों की तत्कालीन समय बहुत आवश्यकता थी और मगध को यह सहज सुलभ होने के कारण मगध ने अन्य सभी महाजनपदों में सर्वप्रथम स्थान हासिल कर लिया। उपजाऊ भूमि। गंगा यमुना के दोआब में स्थित मगध क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। इस अतिरिक्त उपज ने निवासियों व शासकों को व्यापार वाणिज्य के लिए प्रेरित किया एवं देश को समृद्ध बनाया। आज भी ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। विशाल सेना।
मगध के विस्तारवादी शासक हमेशा विशाल सेना रखते थे ताकि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ अन्य देशों को भी अधिकृत किया जा सके। घने जंगल एवं हाथी। तत्कालीन समय बिहार एवं आसपास के क्षेत्र में घने जंगल थे, जहां से जंगली हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था। इनका प्रयोग सेना में पहली पंक्ति में ढाल के रूप में किया जाता था। आवागमन की सुविधा। मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र व्यापार के प्रमुख मार्ग पर स्थित थी। गंगा एवं उसकी सहायक नदियां नाव द्वारा व्यापार को प्रोत्साहित करती थी एवं स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था। प्रगतिवादी वातावरण। मगध का वातावरण प्रगतिवादी एवं विभिन्न विचारधाराओं का अनुसरण करता था। व्यापारी वर्ग शांति का समर्थक होने के कारण बौद्ध धर्म को प्रश्रय देता था, वहीं पर शासक वैदिक धर्म को। लोगों में एक दूसरे के विचारों को सम्मान व स्थान देने की प्रवृत्ति ने मगध के विकास को गति दी एवं 16 महाजनपदों में सर्वप्रमुख बना दिया। चित्र में आप राजगीर के किले की दीवार के कुछ अवशेष देख रहे हैं। इस दीवार का निर्माण क्यों किया गया होगा? निश्चित रूप से नगर में रहने वाले राज परिवार, मंत्रियों एवं अन्य नगरजनों की सुरक्षा के लिए। आधुनिक एवं आरंभिक लेखकों ने मगध के विकास के लिए कुछ अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। आरंभिक लेखक इसके लिए शासकों और उनकी नीतियों को उत्तरदायी समझते थे, जबकि आधुनिक लेखक भौगोलिक स्थिति, उनके लोहे एवं कोयले के भंडार एवं अन्य भौतिक कारणों को मगध के विकास के लिए जिम्मेदार मानते हैं। मगध के शासक। मगध पर कई वंशों ने शासक किया। सर्वप्रथम मगध पर शासन करने वाला राजवंश था हर्यक वंश। बिंबिसार ने 544 बीसी में सत्ता संभाली। वैवाहिक संबंधों एवं विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर उसने अंग को जीतकर मगध का विस्तार किया। उसके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर उसे कारागार में डाल दिया। अजातशत्रु की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि वज्जी संघ पर विजय प्राप्त करना था। उसने युद्ध में नए प्रकार के शस्त्रों का भी प्रयोग किया। उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की व दुर्ग निर्मित कराया। उदयन के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, अतः एक नया राजवंश गद्दी पर आया जो था शैशुनाग वंश। शैशुनाग ने सर्वप्रथम अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। उसके पश्चात कालाशोक या काकवर्ण शासक बना, जिसने 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों स्थविर एवं महासांघिक में बंट गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था, जिसको हटाकर नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली। नंद वंश में महापद्मनंद एवं 8 अन्य शासक हुए। अंतिम शासक धनानंद था। महापद्मनंद महत्वाकांक्षी शासक था। उसने वर्तमान उड़ीसा के कलिंग तक अपना अधिकार स्थापित किया। अंतिम शासक धननंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसके बारे में सुनकर यूनानी सेना भी भयभीत हो गई थी। धननंद के पास बहुत ही अधिक धन संपदा थी, इसी कारण उसका नाम धनानंद पड़ा था। सिकंदर एवं उसका आक्रमण। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने ईरान को जीतते हुए भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर कुछ माह भारत में रहकर वापस चला गया, परंतु इस आक्रमण के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का तिथिक्रम निश्चित हो गया, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने आक्रमण की इस तिथि का रिकॉर्ड रखा और वह उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कई जगहों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, भारत तक आने के कई मार्ग सिकंदर द्वारा
खोजे गए। स्थल व जल मार्गों की खोज ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। तीसरा, खरोष्ठी लिपि अस्तित्व में आई। बाद में अशोक ने अपने मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी अभिलेखों में इसका प्रयोग किया। चित्र में आप सबसे नीचे शहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक का अभिलेख देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूनानी शैली के सिक्कों का अनुकरण कर भारतीय सिक्के बनाए जाने लगे, जो कहीं ज़्यादा परिष्कृत एवं अच्छे थे। आप ऊपर सिकंदर का सिक्का देख रहे हैं, जिसमें कि सिकंदर को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यूनानी छत्रप प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई और भारत एवं यूनानी कला से मिलकर के एक नई मूर्ति कला शैली का जन्म हुआ, जिसे कि हम गांधार कला शैली कह रहे हैं। सबसे दाहिनी ओर के चित्र में आप बुद्ध की गांधार शैली में बनी हुई प्रतिमा देख रहे हैं, जिसमें कि बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की भांति दिखाया गया है एवं वस्त्रों की सिलवटों इत्यादि को बहुत ही परिष्कृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ पार्ट 2 के अध्याय का प्रथम व्याख्यान अब समाप्त होता है। आगे मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से उदित हुआ और किस प्रकार से वो फला फूला, इसके बारे में हम दूसरे व्याख्यान में जानेंगे।